हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और हमने सीखा था कि सुपर प्रॉफिट्स को कैसे कंप्यूट करते हैं। हमने ये सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे सुपर प्रॉफिट्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब हमने ये भी सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो बस अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर उसके बाद इसी क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड को भी स्टार्ट किया जाए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में की तरह इस बार भी हमारे पास में क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 16। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 आप लोगों के सामने आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। कितना? 3.19 पेज पे। अब 3.19 पेज पे जो हमारे पास में इलिस्ट्रेशन दी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ऑन 1st April 2018, on 1st April 2018, a firm had assets of rupees 3 lakh including cash 5,000 rupees। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट अवे हमें क्या बताया जा रहा है, शायद हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट कराने की कोई ऐसा इशारा हमारी तरफ किया जा रहा है। शायद उनको ऐसी जरूरत हो क्वेश्चन के अंदर। खैर, यानी कि आप अगर आपको एसेट दिया हुआ होता है तो आप समझ जाइएगा कि शायद ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमसे कंप्यूट कराना चाहते हैं। देखते हैं आगे। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। यानी कि 2 लाख रुपीज का 2 लाख रुपीज का हमारे पास में कैपिटल था और रिजर्व कितने का था? रिमेनिंग का हमारे पास में रिजर्व था। यानी कि हमारे को एक छोटी सी बैलेंस शीट इसके लिए बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाना बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है, टी फॉर्म में फटाफट से हम बना सकते हैं। खैर आगे देखते हैं। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज फॉर at 4-year purchase of super profit, find out average profits of the firm। यानी कि यहां पे तो क्वेश्चन में हमें गिवन है सारी चीजें और हमें पूछा गया है हमसे पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं जूम आउट कर देता हूं। हाँ जी, ऊपर आप लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 3.19। क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट्स कंप्यूट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि हमारी जो गुडविल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिएगा जरा, हम क्या कहते हैं, हम एक सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, टी फॉर्म में एक छोटी सी बैलेंस शीट ऐसे ही बिना किसी स्केल की हेल्प के मैंने बना ली है। मैंने ऊपर इसको नाम दे दिया क्या, बैलेंस शीट। ओके, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर हमारे को गिवन क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीस, मैंने लिख दिया। और रिमेनिंग के रिजर्व्स हैं, रिमेनिंग के रिजर्व्स हैं ये जानने के लिए हमारे को एसेट साइड बनाना होगा जिसमें कि हमने कैश लिख दिया कितना, 5,000 रुपीस और अदर एसेट्स लिख दिए 2,95,000 के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों हमारे को गिवन है ना कि हमारे टोटल एसेट्स कितने के थे, 3 लाख रुपीस के थे। तो मैंने क्या किया, 3 लाख में से 5,000 तो कैश को मान लिया और रिमेनिंग का लिखा ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर अदर एसेट्स हैं। इसका मतलब अदर एसेट्स 2,95,000 के रहे होंगे। ऑल्दो बैलेंस शीट के अंदर कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, लेकिन अब भाई हमारे क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट है। खैर, अगर एसेट साइड का टोटल 3 लाख है तो लायबिलिटी साइड का भी टोटल 3 लाख ही होगा। हाँ जी सर। तो रिमेनिंग जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 1 लाख रुपीस के रहे होंगे।
ठीक है, 1 लाख रुपीस के रहे होंगे। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ जाएगी, मतलब दो बैलेंसिंग फिगर नहीं है यहां पे। ये क्या है, ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर है इस 3 लाख की वजह से आई है, और सिमिलरली हमने इसको 3 लाख को यहां पुट कर दिया है, तो यहां से ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है। तो हमने जान लिया कि हमारे रिजर्व्स कितने के हैं, 1 लाख के हैं, और अदर एसेट्स 2,95,000 के हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं कहना चाहता था, क्वेश्चन हमें कुछ और कहना चाहता है। चलो देखते हैं हमसे एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कंप्यूट होंगे। आप एक बात बताइए बच्चों कि हमारी गुडविल की एक इक्वेशन होती है, हम गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट्स के अंदर? तो हम निकालते हैं हमारे जितने भी सुपर प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, है ना? यही सिखाया था ना मैंने आप लोगों को। हां जी सर। तो गुडविल की जगह मैं कितना लिख देता हूं, 2 लाख रुपीस। क्वेश्चन में गिवन ही है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख रुपीस, और नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह पे मैं लिख देता हूं 4, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मेरे पास में ये जो अमाउंट सुपर प्रॉफिट्स का था ये निकल करके आ जाएगा। तो देयरफॉर माय सुपर प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, हम वहां ले जाएंगे इसको, तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाइन का साइन। हां सर, इतना तो हमें मालूम ही है। तो ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों कितना, 50,000 रुपीस। यानी कि हमने पता कर लिया कि हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने के हैं, 50,000 रुपीस के हैं, लेकिन हमें तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। अच्छा चलिए, हमने एक चीज तो निकाल ली, ये हमारी एक इक्वेशन थी जिसको कि हमने सॉल्व कर लिया। मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन। हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो थी सुपर प्रॉफिट्स की वो पूरी हो गई है, ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला हुआ बच्चों, लेकिन बावजूद उसके हमारे को नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स अगर निकालने हैं तो सुपर प्रॉफिट्स चाहिए ही होंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। ठीक है सर, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकल करके आते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना? यही दिया हुआ होता है ना, इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों, 10% है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालनी है तो सिंपल सी बात है, हम लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं और एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आर कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? इस क्वेश्चन के अंदर ना ही तो कोई फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है तो हम डिडक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बच्चों, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख प्लस 1 लाख, रिजर्व्स एंड कैपिटल। तो 3 लाख रुपीस का हमारे पास में जो 10% आता है, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो जाते हैं बच्चों, 30,000 रुपीस, 30,000 रुपीस। ओके, ठीक है सर। अब देखो एक और चीज है, एक और हमारे पास में एक और बात हमारे को मालूम है इक्वेशन के वे में, जो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से मालूम है। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं सर? सुपर प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, है ना? सुपर प्रॉफिट्स आर एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब हमने क्वेश्चन के अंदर अभी अभी सुपर प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं, कितने, 50,000। तो मैं सुपर प्रॉफिट्स की जगह क्या लिख देता हूं, 50,000। एवरेज प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, ठीक है जी, वही तो हमें फाइंड आउट करने हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास में हैं, हमने निकाल लिए 30,000 रुपीस के। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं, अगर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे एवरेज प्रॉफिट निकल करके नहीं आ जाएंगे क्या? यस सर। तो मेरे एवरेज प्रॉफिट्स किस तरीके से निकल करके आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स 50,000
प्लस 30,000। ये अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके सर, तो मेरे एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, 80,000 रुपीज की, जो कि मेरी पूरी टोटल रिक्वायरमेंट थी मेरे क्वेश्चन के अंदर। तो देखा बच्चों आपने कि यहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 स्टेप में काम करना पड़ा। सबसे पहले तो हमने क्या, सुपर प्रॉफिट्स निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले, और फिर उसके बाद में अपने एवरेज प्रॉफिट्स एक इक्वेशन के हिसाब से अपने आप निकल करके आ गए। इसी तरीके से हम करेंगे बच्चों आगे भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमें करना है बच्चों, वो करना है इलिस्ट्रेशन नंबर 18, जो कि आपकी पेज नंबर बुक में पेज नंबर 3.20 पे गिवन है। ठीक है सर, 3.20 पे हमारी जो इलिस्ट्रेशन नंबर 18 है वो कुछ इस तरीके की है। आप लोगों के सामने भी होनी चाहिए बुक। जी हाँ, तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। जैसा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे को क्वेश्चन में अगर गिवन हो, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं 2 तरीके की होती हैं। बताइए, याद दिलाइए मेरे को, मैं तो भूल चुका हूं, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है, बताइए मेरे को। इन्वेस्टमेंट्स 2 तरीके की होती है, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों। ऐसा होता है, एक बार आपको दोबारा से याद करा दूं मैं कि इन्वेस्टमेंट्स हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट गिवन होता है, कोई इनकम अगर गिवन होती है, तो हम उसको जैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते समय अपनी गुडविल का पार्ट नहीं बनाते, ठीक इसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी अपने एसेट्स का पार्ट नहीं बनाते। ओके, और हम ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल को भी आपको वहां से डिडक्ट कर देना है। खैर चलिए, तो हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 18। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 कुछ इस तरीके की है। बैलेंस शीट ऑफ ग्रैंड सेल्स एज ऑन 31st मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। ठीक है, कैपिटल दी हुई है कंचन और करीना की, ये 2 पार्टनर्स थी, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। आप लोगों को अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कहता हूं तो आप लायबिलिटी साइड में से कौन कौन सी चीजें उठाने वाले हैं। अगर हमें नेट एसेट मेथड के हिसाब से इसे कंप्यूट करना है, तो यानी कि एसेट साइड के हिसाब से करना है, तो सर हमारे को आउटसाइडर लायबिलिटी चाहिए होती है, और आउटसाइडर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएंगे, बिल्स पेबल और ओवरड्राफ्ट आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद में हमें एसेट साइड पे ध्यान देना है। एसेट साइड पे दिया हुआ है ₹1 लाख फर्नीचर के लिए, कंप्यूटर के लिए 3 लाख, इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड है। अब आप तय कीजिए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हमारी एसेट्स का पार्ट बनेंगी या नहीं बनेगी। सर बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती तो नहीं बनती। आगे चलते हैं, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल और कैश इन हैंड दिया हुआ है, यानी कि सर हमारे पास 10 लाख रुपए के जितने भी हमारे टोटल एसेट्स दिए हुए हैं उनमें से हमें कुछ भी कम नहीं करना है, ये 10 लाख का 10 लाख पूरा लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर वाज 1,75,000। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हम कंप्यूट करने वाले हैं। पेज पलटते हैं और कैमरा को भी हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। हाँ जी,
तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें वर्किंग नोट भी बनाने हैं, लेकिन हमारी शुरुआत जो है पहले वर्किंग नोट से ही होगी। शुरुआत तो सर हमारी क्वेश्चन के अंदर हेडिंग लिखने से होगी, इस तरीके से कि हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है और पेज नंबर कौन सा है। तो ये है बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 3.20 पे। हाँ जी सर। अब हम बताते हैं सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हमने क्या कंप्यूट करना है? कंप्यूट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा जी, और हम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? जैसा भी आप करना चाहें बच्चों, चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करना चाहें, चाहे आप एसेट साइड अप्रोच फॉलो करना चाहें। मेरा जो फेवरेट है एसेट साइड अप्रोच है, तो मैं वही फॉलो करने वाला हूं। तो मैंने लिख दिया एसेट साइड अप्रोच। एसेट, टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे पास में? मेरे टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस के। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से मेरी आउटसाइडर लाइबिलिटी लेस होने वाली है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज डिडक्ट होने वाली। और जैसा कि मैं क्वेश्चन में चेक कर पा रहा हूं, तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं। तो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी मेरे हैं जो वो हैं 2,50,000 के। साथ ही मेरे पास में 50,000 के बिल्स पेबल गिवन है, और साथ ही मेरे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 2 लाख रुपए का है वो भी गिवन है। इन तीनों की अगर मैं टोटलिंग करता हूं तो 3 + 2 5 लाख रुपीस की मेरी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं, जिसको कि डिडक्ट करने पे मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है बच्चों 5 लाख रुपीस की। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। ठीक, अच्छा जी, अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स किस तरीके से निकलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स, हां जी, मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी? मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो थी वो थी 10%। यानी कि अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे कम से कम 10% रेट ऑफ रिटर्न से कितना अमाउंट मिल जाएगा? 50,000 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं? 50,000 रुपीस के। 50,000 रुपए तो मुझे हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो गिवन है मेरे ख्याल में 1,75,000 हमारे पास में क्या? अच्छा, मैंने यहां पे 10% कर दिया, शायद बुक के अंदर क्वेश्चन में गिवन जो है वो 20% रेट ऑफ रिटर्न है। हां जी बच्चों, 20% बना लीजिए इसको आप भी अपनी कॉपी में। ये 20% है, तो इस हिसाब से हमारे पास में जो अमाउंट आ जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे माइंड में चल रहा था कि ये 10% है, लेकिन बच्चों ये तो 20% है, तो 1 लाख। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो बड़े बड़े शहरों में होती ही रहती हैं। चलिए, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? अब हमें निकालना है क्या? सुपर प्रॉफिट। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट है वो आएगा किस तरीके से? हम एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट्स। और ऐसा आप लोगों को याद दिला दूं कि हम करते क्यों हैं ऐसा। हम इस वजह से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि हमने एवरेज बेसिस पे कितना कमाया। तो हमने एवरेज प्रॉफिट पे एवरेज बेसिस पे कमाया 1,75,000, और बाकी दूसरे लोग जो हैं, एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट्स उसके कितने होते हैं सर? 1 लाख रुपीस होते हैं। तो हमने कितना फालतू कमा लिया? जो हमने फालतू कमा लिया वही तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं, वही तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं।
ठीक है, तो ये हमारे सुपर प्रॉफिट्स क्या है? सुपर प्रॉफिट्स वो हैं जितना हमने कमाया और जितना हम एक्चुअली कमा सकते थे उनके बीच का डिफरेंस। यदि हमने ज्यादा कमाया है तो वो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं। ओके सर, तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 75,000 रुपीज। अब ना मैं बार बार सुपर प्रॉफिट बोलता रहता हूं ना अपनी क्लासेस के अंदर, तो ना मेरे से एक बच्चा कल क्लास के अंदर एक बात पूछ रहा था, ये बात मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं। कहता सर एक बात बताइए कि हो सकता है कि किसी साल में हमें कुछ लॉसेस हो जाएं या फिर ये जो सुपर प्रॉफिट्स की जगह सुपर लॉसेस हो जाएं, तब क्या करेंगे हम? तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, और मैं ये बात अपनी वीडियो क्लास के अंदर क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, इस वजह से बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि जो उस बच्चे की क्वेरी है वो शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ सकती है कभी ना कभी। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग हैं तो बच्चे ही। खैर, तो बच्चों होता क्या है, क्यों हम इसको सुपर लॉसेस नहीं लिखते हैं? वो ये कह रहा था कि ये हो सकता है सर, जैसे हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए ऐसे हम नॉर्मल लॉसेस कमाते या फिर सुपर लॉसेस कमाते या फिर हमारे एवरेज लॉसेस होते। अब आप एक बात बताइए मुझे सोच करके कि अगर आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट्स के बेस पे करेंगे या लॉसेस के बेस पे करेंगे? मतलब मैं ये बात बताना चाहता हूं बच्चों आप लोगों को कि किसी भी बिजनेस को जब परचेज किया जाता है तो वो वैल्यूएशन की जाती है उसके प्रॉफिट्स के बेस पे, कि अगर मैं आप लोगों का बिजनेस ज्वाइन कर लूं या फिर मैं आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूं तो कम से कम मुझे प्रॉफिट्स तो इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि ये जो है ना हमारी पॉजिटिव साइड को दिखाता है। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है ना, ये हमारी पॉजिटिव फिगर को दिखाता है। यानी कि होता क्या है कि हम कोई भी नया बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते जरूर हैं कि इसमें अगर लॉसेस हुए तो कितने हुए, प्रॉफिट्स हुए तो कितने हुए, लेकिन सबसे पहला जो फैक्टर होता है हमारे पास, हम क्या देखते हैं किसी भी बिजनेस को बाय करने के लिए, यानी कि किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, चलते हुए बिजनेस को, या फिर वैसा ही एक नया बिजनेस अपना परचेज करने के लिए, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आती है वो बात आती है कमाई की, ना ही गंवाने की, ना कि गंवाने की। तो बच्चों हमारे पास में ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है प्रॉफिट्स के बेस पे इस वजह से है क्योंकि हमें किसी को पेमेंट करनी है उसके गुडविल के अमाउंट की। ओके, अच्छा जी। अब क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि हमें वैल्यू करना पड़ेगा कि हमारा गुडविल कितना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। सुपर प्रॉफिट्स अभी हमारे सामने है, कितने हैं? 75,000, और हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हुए हैं 2, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके 1,50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। अच्छा जी, अब हम करने वाले हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 3.3 पेज पे, 3.3 नहीं 3.33 पेज पे। पीछे थोड़ी जा सकते हैं हम लोग, आगे ही बढ़ना हमारा काम है। तो अब हम करेंगे एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो बच्चों, ये रहा आप लोगों के पास। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। हाँ जी, पेज नंबर 3.33 पेज पे, 3.33 पेज पे क्वेश्चन नंबर 29 आपकी बुक का क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, वरुणा एंड करुणा आर पार्टनर फॉर इक्वल शेयर्स। ठीक है सर, और दे एडमिट लता into partnership firm for 1/4 share. It was agreed to value the goodwill of the firm at 4-year purchase of super profits. ठीक है, normal rate of return is 15% of capital employed. Average profit of the firm is 4 lakh rupees. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follows. तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमें क्या पता लगा कि जो लता है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट की गई है 4 ईयर, नंबर ऑफ 4 ईयर परचेज के ऊपर, और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो क्या थी? 15%, यानी कि जितना भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया होगा उसका 15% हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं बच्चों।
ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमने एक्चुअली कमाए कितने थे, उन सब का एवरेज है 4 लाख रुपीस, और बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से गिवन है। तो देखिएगा 29th क्वेश्चन हमारे पास में है और बैलेंस शीट ये रही। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि कौन कौन सी चीजें आप इसके अंदर लेने वाले हैं। तो एक पेंसिल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। चमन जी, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे पेंसिल रखी थी और मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। जी मिल गई मुझे, धन्यवाद। चमन जी हमारे कैमरा पर्सन है और मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट कभी कभी इनसे ही पूरी कर लेता हूं। अच्छा जी, खैर देखिएगा, देखो बच्चों, हमें फर्नीचर गिवन है। जी हाँ सर, फर्नीचर हम लेंगे, कंप्यूटर्स हम लेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लेंगे। इन्वेस्टमेंट, अब बताइए क्या लिखा है। देखिए लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हमारे पास में ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज होती है, तो हम इसको भी ले लेंगे। स्टॉक, जी हाँ हम लेंगे। डेटर्स लेंगे, बिल रिसीवेबल लेंगे, कैश इन हैंड बैंक, ये सब लेंगे। लेकिन जहां बात आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं सर नहीं। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है ना, ये हम नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं हम? क्योंकि ये हमें कमा के थोड़ी दे रहा है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि परफॉर्मिंग एसेट्स को ही हम लेते हैं, यानी कि जो एसेट्स हमें कमा करके दे रहे हैं। बच्चों, जीवन की भी यही सच्चाई है। जीवन की सच्चाई भी यही है कि अगर आप परफॉर्मिंग एसेट बने ना, तो सोसाइटी आपको खूब प्यार देगी। अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बने तो सोसाइटी में आपको प्यार थोड़ा कम ही मिलेगा। जी सर। अच्छा, चलिए फिलॉसफी की क्लास फिर कभी करेंगे। आइए अब अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कैपिटल्स दी हुई हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं, लेकिन हम तो एसेट साइड अप्रोच से चल रहे हैं। एसेट साइड अप्रोच से चलते हुए हमारे को क्या चाहिए? हमारे को कैपिटल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारे को लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चाहिए, और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर चाहिए। तो एसेट साइड अप्रोच से इस तरीके से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने वाली है। ठीक, ओके। तो 9,15,000 हमारे पास में जो है वो अमाउंट गिवन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जूम आउट करके थोड़ा इसको जरा ठीक कर लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बुक आप लोगों के पास सामने ही रहनी चाहिए बच्चों। आप ऊपर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 29। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ये दिया हुआ है पेज नंबर 3.33 पे। ओके, हमें करना क्या है? हमें करना है सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। फॉर द पर्पस, अब यहां थोड़ा मैं ज्यादा लिखने वाला हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। हां जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल रहे हैं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की हमें जरूरत क्यों है? इस वजह से क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स के अंदर उसका यूज करना है, सिंपल। अच्छा जी, चलो बुक आप सब लोगों के पास में है, तो हम करते हैं जी कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट्स। बताइए आप मेरे को कितने के हैं? सर टोटल एसेट्स जो हैं वो है 19,50,000 के, और इसमें से हम माइनस कर देने वाले हैं क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का था ये बच्चों? ये 50,000 रुपीज का था। तो मेरे टोटल परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कितने आ गए? 19 लाख रुपीस के आ गए।
और मेरे पास आउटसाइडर लाइबिलिटी में देखो क्या लिखा हुआ है, 5,50,000 दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, नहीं 5,50,000 मेरा लॉन्ग टर्म लोन का दिया हुआ है, 2 लाख रुपीस के मेरे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 50,000 दिए हुए हैं, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है बच्चों। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हमने है ना क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी को लेना है। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब यहां पे अब एक चीज फालतू दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है यहां पे, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इसको, मैं आप लोगों को जरा इसको दिखाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर टिक लगा दिया था। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये जो एडवांस हमने लिए हैं उनसे कस्टमर से, इसके लिए हमारे को क्या देना पड़ेगा, उनको अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ये हमारी लाइबिलिटी तो है, लेकिन हमें इनको कैश में पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बाकियों को देखो हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं उनको हमने पे ऑफ करना है, जिससे पैसा लिया उसको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी देने पड़ेंगे। तो ये जो एडवांसेस है इसके लिए हमारे को या तो माल सप्लाई करना पड़ेगा या फिर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ये जो हमारे एडवांसेस हैं, क्या ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है या नहीं है, हम इसको क्या मान के काम करें, बताइए आप मेरे को। थोड़ी देर पहले मैंने इसके ऊपर टिक लगाया था और मैंने फिर उस टिक को रब भी कर दिया। तो बच्चों यहां पे क्या होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारी कैश की लायबिलिटी तो है नहीं, तो हमें उसको कैश में तो पे करना नहीं है, तो रिमेनिंग हम क्या करेंगे, इसको हम क्यों लें। कुछ जगहों पे ऐसा मैंने सुना है, इस वजह से मैं आप लोगों से ये पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। तो बच्चों इसके बारे में जो हमारा डिसीजन है ना, जो हमारे ये एडवांसेस हैं, चाहे हमारी गुड्स सप्लाई हो या चाहे हमारी सर्विसेज सप्लाई हो, कुछ भी काम हो हमारा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो हमें मेथड सिखाए गए हैं उसके अंदर क्या बोला गया है कि सर ये हमारी परफॉर्मिंग लायबिलिटी है, यानी कि वी हैव टू पे इट वेदर इन कैश और वेदर इन काइंड। ठीक है, ऑल्दो मैंने पहली बार में इसके ऊपर टिक लगा दिया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपसे इसको डिस्कस करूं। तो डिस्कस करने के लिए ही मैंने यहां लिखने से पहले आप लोगों से कुछ बातचीत करनी सही समझी। तो खैर आउटसाइडर लायबिलिटी को हम इस तरीके से लिखेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी देखिएगा 5,50,000, 2 लाख रुपीस और 50,000 और 1,50,000, ये चारों की चारों जो है हमारी डिडक्ट हो जाने वाली हैं यहां से। इन चारों का जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है, ये तो हो गया 6 लाख, 6, 7 और 8, 950। ठीक है जी। तो यहां से मैं 9,50,000 जो है वो डिडक्ट कर देने वाला हूं आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम से। तो 19 लाख में से अगर 9,50,000 चला जाता है तो रिमेनिंग क्या बचता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 9,50,000 ही। ठीक है सर। अब मुझे क्या बनाना है, अब मेरे को करना है नॉर्मल प्रॉफिट्स, मेरे को निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक, देखिएगा बच्चों, हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो थी हमारे पास 15%, है ना, 15% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब क्या होता है कि 9,50,000 को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी बिजनेस में, तो एज पर करंट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मेरे पास में कितना पैसा आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 1,42,500 रुपीस एक साल के अंदर रिटर्न है ये हमारी। और क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितने के, 4 लाख रुपीस के। ठीक, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए कि ये क्या थे, गिवन थे। अच्छा जी, तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, मेरे सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे अगर मैं
एवरेज प्रॉफिट्स में से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट्स वो हैं जो मैंने कमा लिए हैं, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर देता हूं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कमाए एवरेज प्रॉफिट्स 4 लाख रुपए, और बाकी लोग जो कह रहे थे मुझे, वो कह रहे थे कि आप एक साल के दौरान 1,42,500 कमा पाएंगे। तो मेरे सुपर प्रॉफिट्स यानी कि मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने कमा लिए हैं, वो कमा लिए हैं मैंने 2,57,500 के, मेरी पार्टनरशिप फर्म ने। ओके, अब जो पर्सन को हम एडमिट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी गुडविल कितनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर बच्चों, 4 दिए हुए थे। तो मैं क्या कहता हूं कि मेरी गुडविल जो है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आएगी, 2,57,500 को मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से यानी कि 4 ईयर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10,30,000 रुपीज का मेरे पास में मेरी गुडविल निकल करके आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आप लोगों को, ऑल्दो ये हमारा जो क्या नाम है टॉपिक था वो पूरा हो चुका है, फिर भी मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप होमवर्क के अंदर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जो होमवर्क है ना आपका, हालांकि ये क्लास अभी खत्म नहीं हो रही है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या सीखना है, हमने क्या सीख लिया, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को सीख लिया। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, जरा समझते हैं हम इस बात को कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें जो गिवन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होती है कि हमने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट किया तो हमें रिटर्न कितना आया, तो बस उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। खैर चलिए इस चीज को आगे समझेंगे, थोड़ा सा अब इस चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं थोड़ा लिखने पे कि हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। एसी को ऑन कर दीजिए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, देखो बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम गुडविल को जो कंप्यूट करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, यानी कि हमने जो सुपर प्रॉफिट्स निकाले थे ना उसी का हमने कैपिटलाइजेशन कर देना है। अभी समझाता हूं आप लोगों को ये कैपिटलाइजेशन हम करते कैसे हैं, उतावले मत होइए आप लोग, देखिएगा। और दूसरा जो है वो है हमारे पास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक, तो ये दोनों काम किस तरीके से किए जाते हैं ये हमने समझना है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाता हूं। हमारे सबसे पहले तो ये बताइए सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अभी अभी हमने एक टॉपिक खत्म किया है सुपर प्रॉफिट्स। तो सर हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं ना वो होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। यानी कि मैं तो एक सुपर पर्सन था, एक सुपर बिजनेसमैन था और मैंने इतने प्रॉफिट्स कमाए जबकि बाकी लोग इतने ही कमा सकते थे, तो रिमेनिंग क्या है, मेरे सुपर प्रॉफिट्स हैं।
इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी सुपर प्रॉफिट्स कमाए हैं ना, उसका हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। अब कैपिटलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है? सपोज आप ये कहते हैं कि आपके पास में 10 रुपीज हैं, आपके पास कितने हैं, ₹10, ठीक है, और ये जो असल अमाउंट है ना उसका ये 10% है। ये जो ₹10 है ना, ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये उस अमाउंट का कितना है, 10% है। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹10 अगर किसी अमाउंट का 10% है तो उसका 100% यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, ये जानने की हम कोशिश करते हैं ना। तो हम किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, ₹10 को हम क्या करेंगे, ₹10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 10 से, कि इफ ₹10 इज 10% देन व्हाट वुड बी 100%। तो ये है बच्चों किसी भी वैल्यू को कैपिटलाइज करना, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना, कि अगर मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर जो मुझे रिटर्न आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे को पूरा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये अमाउंट आ जाएगा, देखो अब 0 से 0 आप काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 ₹100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 100 रुपए एक्चुअली हैं, जो कि एक कैपिटलाइज वैल्यू है। तो इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता ये लगा कि हाउ टू फाइंड आउट कैपिटलाइज वैल्यू। सर हम क्या करेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे किससे, रेट से। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी चीज का कैपिटलाइजेशन करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। ये तो हमने सर बहुत पहले ही छोटी क्लासेस में सीख लिया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ना इसी काम को आगे बढ़ाते हैं कि हमने ये तो पता लगा लिया कि कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, लेकिन अब इसको गुडविल निकालने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, इस चीज का हमें सीखना जरूरी है। चलो बच्चों, इस बात को सीखने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को लिखिएगा। मान लीजिए बच्चों कि मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 24,000 रुपए हैं, ठीक। यानी कि जितने मैंने कमा लिए वो कितने थे, 24,000, ओके, ठीक है। और मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी, कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता ही है, लेकिन ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, है ना। ये क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। तो मैंने मान लिया कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,50,000 मैंने इन्वेस्ट किया है। और लोग मुझे बता रहे थे कि मेरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये इंडस्ट्री ने मुझे बताया, जैसा कि मैंने स्टील इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो स्टील इंडस्ट्री ने मुझे बताया कि आप कुछ भी कमाएं लेकिन आप 12% से कम नहीं कमाएंगे। तो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने सोचा था वो कितना आएगा, 12% आएगा, ठीक। ये बात सही है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है क्या, गुडविल, मुझे फाइंड आउट करनी है गुडविल, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। क्या आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं सर, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को। अब आप एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को इसको सिखाना है कि किस तरीके से हम गुडविल को निकालते हैं इस मेथड के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट्स हैं, हां जी सर, मेरे पास में एवरेज प्रॉफिट्स गिवन थे, जो कि मेरे कितने थे, 24,000 थे। और मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं बताइएगा जरा,
तो बच्चों मेरे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे सर, जैसा कि आपने अभी बताया है कि 1,50,000 आपने कैपिटल इन्वेस्ट की और लोगों ने आपको बताया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो इसका मतलब आप कुछ भी करें कम से कम आपको 18,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब बच्चों हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं इस एग्जांपल के अंदर? तो सर हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स हैं वो हैं 24,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि जितने मैंने कमा लिए और जितने मुझे कमाने चाहिए थे उन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा में, वही मेरे सुपर प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन करना है मुझे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब ये मेरे सुपर प्रॉफिट्स गिवन है ना, हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। आओ जी जरा देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक, किस तरीके से मैं करूंगा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट्स का? तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप सुपर प्रॉफिट यानी कि अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है जी, किससे? हमने कैपिटलाइजेशन करना था ना किसी अमाउंट का, तो हम क्या कर रहे थे, 100 अपॉन में रेट। ठीक, तो हमने क्या कर दिया इसको 100 अपॉन में रेट, अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो मेरा अमाउंट कितना था बच्चों, वो था 6,000 रुपीज। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 100 से, और मेरा रेट कितना था, 12, है ना? तो अगर मैं इसको देखिएगा, मेरे पास अमाउंट कितना आता है, मैंने किया क्या, 6,000 मल्टीप्लाइड में 100, 6,000 मल्टीप्लाइड में 100 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरा अमाउंट जो है वो कितना आ गया है, 50,000 रुपीज आ गया है। ठीक, यही मेरी गुडविल है, यही क्या है, मेरी गुडविल है। सर हमने इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया? हम नंबर ऑफ ईयर परचेज पे क्यों नहीं कर रहे थे इसको? अब इसी चीज को हमें समझना है। पहले तो ये सारा का सारा एग्जांपल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। ठीक, अब बच्चों मैं ना इसके पीछे का आप लोगों को ना लॉजिक समझाने वाला हूं। पहले आप लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। सिंपल सी बात है कि हमें जो मार्क्स मिलेंगे ना, वो मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, वो मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे कि हमें ना ये कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा बस। लेकिन सर अंदर से ना हमारे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमने ये कर तो दिया, लेकिन ये क्यों कर दिया, इसका मतलब क्या है? कोई हमसे पूछे तो इसका मतलब तो समझाइए। हाँ बच्चों, असल में आप लोगों का ये मोटिव हो या ना हो, मेरा ये मोटिव हमेशा से रहता है कि कोई भी चीज अगर आप लोगों को मालूम पड़ रही है तो उसका डेप्थ नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमने तो निकाल दिया क्या, हमने इससे इसे कैलकुलेट करके क्या निकाल दिया, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल ली, और उससे हमने क्या मान लिया, उसे हमने गुडविल मान लिया। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसेस का क्या मतलब है, ये लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, ये क्या है मेरा लॉजिक, कैसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक, हां जी सर। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं कि इफ आई वॉन्ट टू अर्न ₹12,000, मैं यहां लिखता हूं इस चीज को, इफ आई वॉन्ट टू अर्न, वॉन्ट्स टू अर्न ₹12,000, मैं 12,000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी मेरी, बताइएगा। मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होगी, यह है मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। हां जी,
जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो था मेरे क्वेश्चन के अंदर 12%, है ना। तो अगर मैं 12,000 रुपए कमाना चाहता हूं तो मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना मेरे को कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है सर, हम इसका क्या कर लेंगे, 100% जान लेंगे कि इफ आई वॉन्ट टू अर्न 12,000 रुपीज एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 12%, तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी है कैपिटल की, कितने पैसे मुझे लगाने पड़ेंगे। सर मुझे जो है कम से कम 1,00,000 रुपया लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस की जो उसूल है, बिजनेस की जो रीत है, बिजनेस के जो फंक्शनिंग है, उसमें बिजनेस क्या बताता है, बिजनेस बताता है कि सर आप 12% तो कमा ही पाएंगे। तो अगर मैं 1,000 रुपया लगा दूं तो मैं जितनी मेरी अर्निंग की चाह है, इच्छा है, उतना मैं कमा सकता हूं। ठीक है सर, अगर मान लो मैं कमाना चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट टू अर्न ₹18,000, तो मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। सर उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या कर दूंगा, इसको देखो इस तरीके से निकालते हैं कि मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो मैं क्या कर दूंगा, 18,000 को मैं क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 12 से। तो इसका मतलब मुझे 1,50,000 क्या करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये है हमारा कैपिटलाइजेशन, है ना। कि अगर 18,000 रुपए किसी अमाउंट का 12% है तो उसका 100% कितना होगा, तो वो होगा कितना, 1,50,000। कम से कम मुझे 1,50,000 तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अच्छा सर, अगर मैं अर्न करना चाहता हूं कितने, ₹24,000, तो उसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि मुझे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है सर, 2,00,000 रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, इन प्रीवियस एग्जाम्पल, ऐसा हम लिख देते हैं आप लोगों की कॉपी के लिए। पता है मैं ये चीजें क्यों लिख देता हूं, ऑल्दो समझाते समय ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस वजह से आप लोगों को के सामने लिख देता हूं, क्योंकि जब हम अपनी कॉपी चेक करते हैं ना, पुरानी कॉपी, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये था तो आया था तो किस तरीके से आया था। इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि जैसा कि आप लोगों को लगे कि हम इसको, ये कॉपी अपने आप बोलनी चाहिए और आप भी इसको कॉपी को बोलने पे मजबूर कीजिए। इसलिए सब कुछ इसमें लिख दिया कीजिए कि हमने क्या फाइंड आउट किया, उस टाइम हमारे दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे कि मेरे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मेरे एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे। मेरे एवरेज प्रॉफिट्स थे सर 24,000 थे ना। अभी दिखाऊं आप लोगों को, देखो ये देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे एवरेज प्रॉफिट्स जो थे वो गिवन थे कितने के, 24,000 के। ये मैंने क्वेश्चन में गिवन था, है ना। ठीक है सर, अब एक बात बताओ कि एवरेज प्रॉफिट मेरे कितने थे, 24,000 थे, है ना। इसका मतलब अगर मैं 24,000 के प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता था तो मेरी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होनी चाहिए थी, 2,00,000 रुपीस। मेरे पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले एग्जाम्पल के अंदर क्या मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 2,00,000 रुपीस थी, नहीं सर। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमने कैपिटल तो इन्वेस्ट की थी कितनी, 1,50,000। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया सर कि रिक्वायरमेंट तो थी 24,000 कमाने के लिए कितनी, 2,00,000 की, और हमने कमा लिए कितने, 24,000। ठीक है जी, और उसके लिए हमने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, 1,50,000। तो अब सोच करके देखो डिफरेंस जो है, यानी कि मेरे को कैपिटल इन्वेस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी थी, टू अर्न एवरेज प्रॉफिट्स I required 2,00,000 एज कैपिटल, है कि नहीं है बच्चों। हाँ जी सर,
मैं रिक्वायर कितना करता था 2 लाख, बट सेम अमाउंट दैट इज 24,000 earned by me with capital of 1,50,000, है ना, 1,50,000 रुपए के लिए। तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है 2 लाख रुपीस माइनस 1,50,000, ये मैंने कैसे कमा लिए होंगे? यानी कि एक सोचने वाली बात है, हमने ना क्या किया, हमारे पास में कुछ ऐसा हो रहा था, कोई गुडविल का अमाउंट छोड़ो, कोई हिडन पावर थी हमारे पास में कि हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए थी कितने की, 2 लाख की, लेकिन हमने सेम प्रॉफिट अर्न कर लिए 1,50,000 से ही। तो इसका मतलब कोई ऐसी हिडन पावर थी कि नहीं थी, जो 50,000 की हिडन शक्ति थी, कुछ हिडन पावर थी। तो इस हिडन पावर का जो नाम है ना, ये जो डिफरेंस का नाम है, ये क्या है सर? ये डिफरेंस ही हमारी गुडविल है। ये डिफरेंस जो है 50,000 रुपीस का, यही हमारी गुडविल है। देखो यही था ना पिछले बारे में, गुडविल कितनी निकल करके आई थी? 50,000 निकल करके आई थी। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं, ये जानने के लिए कि बाकी लोगों को इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि बाकी लोगों को इतने प्रॉफिट्स कमाने के लिए 2 लाख रुपए लगते थे, लेकिन मैंने उतने ही प्रॉफिट 1.5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करने के साथ में अर्न कर लिए। तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ खासियत है ना, तो वही मेरी गुडविल है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।